বিস্তীর্ণ পাররে অসংখ্য জনৰে হাহাকাৰ শুনিও নিশব্দে নীৰৱে বুঢ়ালুইত তুমি বুঢ়ালুইত বোৱা কিয়। उर्वशीयम। अच्छा, इस प्रदेश का नाम यही क्यों? देखो तो, यहां ब्रह्मा का प्रचंड आवेगी पुत्र भी उर्वशी के चरण पखार रहा है। उर्वशी कौन? उर्वशी लोक वेद और पुराण न जाने उसकी कैसी कैसी कहानियां गढ़ते हैं। महाकवि कालिदास और कवि गुरु रवि ठाकुर से लेकर रामधारी सिंह दिनकर तक न जाने कितने कवियों को उसने मोहित किया। और तो और लोहिया जी जैसे लोकमन का नेता भी उर्वशी के प्रभाव से बच नहीं सका। भारत को राजनीतिक आज़ादी मिल चुकी है। उसके बाद के 10 सावन और 10 भादो अपने लोहित और दिबांग देख चुके हैं। बगल के बिहार में दिनकर अपने प्रसिद्ध काव्य नाटक उर्वशी की पांडुलिपि लिख रहे हैं। असम के प्रख्यात नाटककार ब्रजनाथ शर्मा का लिखा प्रसिद्ध नाटक उर्वशी भी उसी दौर में गुवाहाटी के विद्यालयों में खेला जा रहा है। इधर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पूर्वोत्तर की अपनी धमाकेदार यात्रा पर निकल पड़े हैं। साल है 1958। लोहिया ब्रह्मपुत्र के किनारे उर्वशी द्वीप को निहार रहे हैं। न जाने कितने पुराने मनुष्यों ने अपनी छेनी हथौड़ी से वहां की अनगढ़ चट्टानों पर देवताओं के बीच उर्वशी की पथरीली छवि उकेरी हुई है। डॉक्टर लोहिया के साथ बैठे हैं 34 साल के नवोदित कवि बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। वह चट्टान देख रहे हो बीरेंद्र? कथाओं में आता है कि उर्वशी जब धरती पर उतरी तो उसने इसी सुंदर जगह को अपने रहने के लिए चुना, लेकिन देवताओं ने शाप देकर उसे पत्थर बना दिया। आज जिसे हम नेफा कहते हैं ना, वह दरअसल उर्वशी का ही निवास स्थान है। बीरेंद्र, क्या यह अंग्रेजी नाम नेफा तुम्हें अजीब नहीं लगता? एकदम नीरस नाम है। अरे उत्तर का ऊ ले लो, पूर्व का पहला अक्षर पू न लेकर के उर्व ले लो, सीमांत से सी ले लो और अंचल का आम ले लो, हो जाता है उर्वशीयम। रोज की जिंदगी में रंभा, मेनका, तिलोत्तमा से तो मुलाकात होती नहीं, तो अपने मुल्क के एक हिस्से को ही उर्वशीयम क्यों न कहें? इससे कुछ तो तबीयत खुश की ही जा सकती है। कितना बढ़िया नाम हो जाता है उर्वशीयम। असमिया साहित्य के उदीयमान सूर्य बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य तब डॉक्टर लोहिया के समाजवादी विचारों से बहुत प्रभावित थे। ज्ञानपीठ से सम्मानित उनके सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास मृत्युंजय पर भी डॉक्टर लोहिया के समाजवादी विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। डॉक्टर लोहिया ने उन्हें उर्वशीयम नाम में समाजवाद भी समझाया। देखो बीरेंद्र, उर्वशीयम के पहले अक्षर में उत्तर पूर्व तो आ ही गया, लेकिन शीयम का मतलब अगर समता समझ लो तो इसमें भारत की सांस्कृतिक एकता भी आ गई और समाजवाद का वैचारिक आधार भी आ गया। है ना कमाल? बातों बातों में ही अद्भुत मौलिक खोज कर देने वाले डॉक्टर लोहिया का यही निराला अंदाज था। लेकिन राजनीति शायद इतनी आत्मीय नहीं होती। आजादी के बाद उत्तर पूर्व को लेकर भारत सरकार की नीति गोपनीयता, ऊहापोह और अदूरदर्शिता से भरी हुई थी। इसी ने डॉक्टर लोहिया को बाध्य किया कि वे अपना उर्वशीयम अभियान शुरू करके पूरे देश को इस समस्या से अवगत कराएं। लोहिया जब पहली बार गुवाहाटी आए थे तब वे केवल 16 बरस के थे। साल था 1926। कलकत्ते से रेलगाड़ी में बैठकर छात्र नेताओं के साथ आजाद भारत की धुंधली कल्पनाओं में खोए युवा लोहिया गुवाहाटी पहुंचे थे। यहाँ पलटन बाजार स्टेशन के पास ब्रह्मपुत्र के तट पर पांडु में तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। गांधी जी के जाने के बाद लोहिया बहुत रोए थे। कहा कि मेरा धर्मपिता मुझे अकेला छोड़कर चला गया। तब देश के कुछ राजनेता केवल राजनीतिक आज़ादी का जश्न मनाने में डूबे थे। वे सत्ता की राजनीति में उलझ चुके थे। लोहिया ने भांप लिया कि जनता को जगाने के काम में और देश को एकजुट करने के काम में ढिलाई बरती जा रही थी। सरकारी तंत्र और नौकरशाही मनमाने ढंग से काम करते हुए नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन कर रही थी। उन्हें यह भी पता चल गया
कि देश के उत्तर पूर्वी प्रांतों में नागरिक अधिकारों की स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब है। स्वयं लोहिया को 1955 में इम्फाल मणिपुर के पोलो ग्राउंड में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें एक अंधेरे कमरे में डालकर हाथापाई तक की गई और 2 बार हैबियस कॉर्पस पिटीशन डालने पर ही वे छूट सके थे। अगले ही साल 1956 में नागाओं की स्थिति को लेकर के भी पार्टी के एक बयान में लोहिया ने कहा था, अरे देश के जिम्मेदार नेताओं को वहां जाने दीजिए, वहां के लोगों से घुलने मिलने दीजिए, इससे नागाओं और शेष हिंदुस्तानियों के बीच आपसी विश्वास पैदा होगा, एक दूसरे की समझ पैदा होगी। लेकिन यहाँ उत्तर पूर्व में तो सत्ता का एक अलग ही त्रिकोण काम कर रहा था। उत्तर पूर्व की एक गुप्त अभेद्य दुनिया के बारे में सारे फैसले यही तिकड़ी ले रही थी। इसका पहला कोण था प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का, दूसरा कोण था जनजातीय मामलों के उनके विश्वास पात्र सलाहकार कथित एंथ्रोपोलॉजिस्ट या नृविज्ञानी और पूर्व मिशनरी वेरियर एल्विन का, और तीसरा कोण था वहां का शासन चला रहा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त वहां की नौकरशाही या अफसरों का। आखिर क्या था नेफा और कैसे चलता था नेफा का शासन? नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी भारत का सबसे उत्तर पूर्वी हिस्सा था, जो 3 ओर भूटान, तिब्बत और बर्मा से घिरा था। दक्षिण में इसकी सीमाएं असम और नागालैंड को छूती थी। प्रशासनिक दृष्टि से इसे 5 डिवीजन में बांटा गया था। तिरप फ्रंटियर डिवीजन, लोहित फ्रंटियर डिवीजन, सियांग फ्रंटियर डिवीजन, सुबनसिरी फ्रंटियर डिवीजन और कामेंग फ्रंटियर डिवीजन। नेफा को भारत के विदेश मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया था और असम का राज्यपाल ही इसका मुखिया होता था। प्रशासन के वास्तविक संचालन के लिए राज्यपाल का एक सलाहकार होता था, जो नेफा का मुख्य कार्यकारी प्रशासनिक अधिकारी होता था। असम राइफल्स पर भी उसी का नियंत्रण होता था। नेफा का सचिवालय शिलोंग में रखा गया था। अब सवाल यह था कि उत्तर पूर्व के भाग्य विधाता के रूप में वेरियर एल्विन की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों थी? आखिर कौन थे वेरियर एल्विन? वेरियर एल्विन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और उनके पिता एडमंड एल्विन सियरा लियोन के बिशप थे। वेरियर एल्विन की शिक्षा ऑक्सफोर्ड में हुई थी और बाद में वहां उन्होंने पढ़ाया भी था। 1927 में वे एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए थे और यहाँ के आदिवासियों के अध्ययन में उनकी दिलचस्पी पैदा हो गई। वे ऐसे प्रथम विदेशी थे जिन्हें 1954 में भारत की नागरिकता प्रदान की गई थी। प्रधानमंत्री नेहरू ने उन्हें उत्तर पूर्व के जनजातीय मामलों पर अपना सलाहकार नियुक्त किया था। तो ठीक उसी दौर में जब लोहिया नेफा और उत्तर पूर्व की ऐसी चिंताजनक स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं दिनों वेरियर एल्विन ने अपनी एक किताब प्रकाशित की। किताब का नाम था अ फिलॉसफी फॉर नेफा। एल्विन की अपनी फिलॉसफी थी कि जनजातियों को और विशेषकर नेफा को आधुनिक सभ्यता के अतिक्रमण से अलग ही रखा जाए। बस ऊपर ऊपर से केंद्रीय नौकरशाही द्वारा वहां का प्रशासन चलता रहे। पंडित नेहरू को एल्विन पर इतना भरोसा था कि एल्विन की इस किताब की भूमिका तक स्वयं प्रधानमंत्री नेहरू ने लिखी थी। 16 फरवरी 1957 को इस किताब के प्रथम संस्करण की प्रस्तावना में पंडित नेहरू लिख रहे हैं, वेरियर एल्विन जनजातियों के मित्र हैं, वे इस विषय के विशेषज्ञ हैं और मैंने उनसे इस विषय पर बहुत कुछ सीखा है। प्रधानमंत्री नेहरू ने इतना तक लिखा कि मुझे जनजातीय मामलों का बहुत कम अनुभव है, इस विषय में मेरे विचार भी बहुत अस्पष्ट हैं, बल्कि वे विचार भी स्वयं एल्विन के लेखन से बहुत प्रभावित हैं। नेहरू ने आगे यह भी लिखा कि पता नहीं जिसे हम लोग विकास समझते हैं वह वास्तव में विकास है भी या नहीं, लेकिन तो भी यह सच है कि जनजातियों को हम विकास की प्रक्रिया से न तो पूरी तरह अलग रख सकते हैं और न ही हमें उन पर पूरी तरह हावी होकर उनकी अपनी जीवन शैली और संस्कृति को तहस नहस करना चाहिए। नेहरू का मानना था कि नेफा का शासन चला रही नौकरशाही भी यदि एल्विन के बताए राह पर चले तो सब ठीक रहेगा। नेहरू को इन अधिकारियों से बहुत सहानुभूति थी जो इतने दुरूह और अलग थलग इलाकों में रहकर भारत सरकार का काम कर रहे थे, लेकिन न्यूनतम नागरिक अधिकारों से भी वंचित नेफा में केंद्रीय नौकरशाही का वास्तविक रवैया कुछ और ही था और लोहिया जैसे जमीनी और जुझारू नेता ही देख सकते थे कि उत्तर पूर्व में वास्तव में क्या चल रहा था। लोहिया वेरियर एल्विन पर विशेष नजर रख रहे थे। डॉक्टर लोहिया जानते थे कि इन पर आंख मूंद कर भरोसा करके प्रधानमंत्री नेहरू एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। डॉक्टर लोहिया ने
प्रधानमंत्री नेहरू और उनके सलाहकार एल्विन की नीतियों पर जो गंभीर सवाल उठाए, उन्हें आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। डॉक्टर लोहिया का पहला सवाल, आपने उत्तर पूर्व के आदिवासियों के लिए एक सुरक्षित जंगल जैसा तैयार कर लिया है और उसमें उन्हें बंद करके रखा हुआ है। बाहरी दुनिया से उनका कोई सरोकार ही नहीं होने दे रहे हैं। आपने उनकी हालत गिर के जंगल में शेरों की तरह करके क्यों रखी हुई है? आपने उन्हें बाकी हिंदुस्तान से भी अधिक गंदे और थमे हुए तालाब में क्यों डाल रखा है? डॉक्टर लोहिया का दूसरा सवाल, इस इलाके में शिव पार्वती, दुर्गा, गांधी जी और स्वयं प्रधानमंत्री नेहरू की तस्वीरें दुकानों की दीवारों पर लगाने की इजाजत क्यों नहीं है? भारत सरकार के सलाहकार पूर्व पादरी एल्विन कहते हैं इससे उर्वशियम के लोगों को चिढ़ने का भय है, उनके आंदोलित होने की संभावना है। अरे इन अज्ञानी सलाहकार की वजह से क्या उर्वशियम देश की सांस्कृतिक, प्रशासनिक और सुरक्षात्मक संबंधों से बिल्कुल अलग थलग नहीं पड़ गया है? डॉक्टर लोहिया का तीसरा सवाल, भारत के अन्य हिस्सों के लोगों को यहाँ के लड़के लड़कियों से विवाह की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती? मैं यह नहीं कहता हूँ कि चीन ने जिस तरह तिब्बत में जोर जबरदस्ती राक्षसी तरीके से वहाँ शादी करने की नीति अपनाई वैसा करो, लेकिन कोई स्वेच्छा से प्रेम पूर्वक विवाह करना चाहता है तो उसे गिरफ्तार करने जैसी मूर्खता क्यों? दिलचस्प तो यह था कि स्वयं वेरियर एल्विन ने भारत में 2 शादियां की थीं और दोनों गोंड आदिवासी लड़कियों से ही की थी। डॉक्टर लोहिया का चौथा सवाल, आप कहते हैं कि आपको अपने नौकरशाहों पर बहुत भरोसा है, लेकिन आपके अफसर वहाँ के आदिवासियों का मजाक बनाते हैं, उन्हें पतलून पहनने पर डांटते हैं, कहते हैं कि तुम तो अपनी लंगोटी ही पहनो। आदिवासी जूता पहनते हैं तो उन्हें चिढ़ाते हुए वे कहते हैं तुम अपनी परंपरा के अनुसार नंगे पैर रहो। हो सकता है कि श्री नेहरू और एल्विन ने इन अफसरों को ऐसा करने के लिए नहीं कहा हो, लेकिन तो फिर उनके अफसर ऐसा क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर लोहिया का पांचवा सवाल, आदिवासियों का मसीहा बनने की चेष्टा में श्री एल्विन हद ही पार कर रहे हैं। एक घटना में तो वे खुद प्रत्यक्ष रूप से शामिल रहे हैं। यहाँ तेजो में लड़कियों को बुनकरी सिखाने के लिए एक विद्यालय खुला, वहाँ नए तरह का माकू वाला करघा रखा गया, तो एल्विन साहब ने कथित आधुनिकता से बचाने के नाम पर इन देशज रूप से विकसित हथकरघों को यहाँ से हटवा दिया। लड़कियां भी विरोध में हो गईं। यह क्या मजाक चल रहा है? क्या आप धारा को ही पलटना चाहते हैं? क्या आप भारतीयता की धारा को टूक टूक करना चाहते हैं? डॉक्टर लोहिया का छठा सवाल, मैं यह नहीं कहता हूँ कि यूरोप की तर्ज पर उनका आधुनिकीकरण करो, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से जो सबसे बुद्धिमान तरीका है वह तो उन्हें अपनाने दो। उर्वशियम को अलग थलग करने की आपकी नीति के चलते आज ये जनजातियां अत्यंत दरिद्रता और अज्ञानता का शिकार हो चुकी हैं। अगर हम एक तरफ शेष हिंदुस्तान को किसी और मॉडल पर समृद्ध करते जाएं और दूसरी तरफ उर्वशियम को अलग थलग करके ठेकेदारों के भरोसे छोड़ दें, तो क्या कल चीन इन्हें विकास का सब्जबाग दिखाकर अपनी ओर नहीं खींच लेगा? डॉक्टर लोहिया का सातवां सवाल, यह कैसी मूर्खता है कि भारत के ही नागरिक को अपने ही देश के इस हिस्से में जाने के लिए इनर लाइन परमिट जैसी अनुमति लेनी पड़ती है और बंगाल रेगुलेशन जैसा मृत कानून लगाकर उन्हें रोका टोका जाता है। और तो और यह कितना विचित्र और लज्जाजनक है कि आपने उर्वशियम को अपने विदेश मंत्रालय के अंतर्गत रखा हुआ है। ऐसे में कल श्री माओ त्से तुंग या श्री चाउ एन लाई यदि आसानी से पलट कर यह कह दें कि आपने तो खुद ही इस हिस्से को विदेश करार दिया हुआ है, तो यह हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ कैसे? तो इस पर आपके पास क्या जवाब रहेगा? डॉक्टर लोहिया का आठवां सवाल, क्या यह अजीब नहीं लगता कि अपने ही देश के हिस्से के लिए हमारे पास कोई सुंदर भारतीय नाम तक नहीं है? भारत के इस हिस्से में उर्वशी, रुक्मिणी और चित्रांगदा की कथाएं प्रचलित हैं। मिश्मी लोग तो स्वयं को रुक्मिणी का ही वंशज मानते हैं। क्या भारत की सांस्कृतिक एकता के ऐसे सूत्रों को स्थापित करने से हमारी भौगोलिक अखंडता का दावा मजबूत नहीं होगा? मेरे उर्वशियम नाम सुझाने के बाद हिंदी की एक बड़े अखबार ने इसे नेफा कहना तो बंद कर दिया, लेकिन फिर वह उसे उपूसी कह रहा है। क्या नामकरण में केवल अक्षरों का क्रम देखना चाहिए या कुछ तर्क और अर्थ भी लगाना चाहिए? डॉक्टर लोहिया का नौवां सवाल, क्या भारत के एकीकरण या भारतीयता के राष्ट्रीयकरण की जिम्मेदारी केवल सरकार की है? क्या हम जैसे नागरिकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम उनके बीच जाकर उनसे घुले मिलें, बातें करें, आपस में दिलों को जोड़ें, एक दूसरे के बारे में अधिक से अधिक जानें? आप चीनियों के बढ़ते प्रभाव, घुसपैठ और विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला कैसे करेंगे यदि अपने ही यहाँ इतनी फूट और अलगाववाद रखेंगे तो? ये थे डॉक्टर लोहिया के सवाल। इधर प्रधानमंत्री नेहरू और वेरियर एल्विन अप्रत्यक्ष रूप से लोहिया की चिंताओं का उत्तर देने का भी प्रयत्न कर ही रहे थे।
तभी तो लोहिया के उर्वशीयम अभियान के समय ही फिर से वेरियर एल्विन ने शिलोंग से अपनी पुस्तक फिलॉसफी फॉर नेफा का दूसरा संस्करण भी प्रकाशित किया और उस दूसरे संस्करण के लिए भी फिर से प्रधानमंत्री नेहरू ने नई भूमिका लिखी। इस बार थोड़ा नरम रुख अपनाते हुए मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह देते हुए 9 अक्टूबर 1958 को प्रधानमंत्री नेहरू ने लिखा, ना तो हमें जनजातीय क्षेत्रों को एकदम अलग थलग छोड़ना चाहिए और ना ही उन्हें अत्यधिक प्रशासित करने की चेष्टा करनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने आदिवासियों के लिए एक पंचशील का सिद्धांत भी दिया। लेकिन डॉक्टर लोहिया शांत बैठने वालों में से नहीं थे। 1958 में ही शुरू हुआ लोहिया का पहला उर्वशीयम अभियान। अपने महत्वपूर्ण सवालों और चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री नेहरू और वेरियर एल्विन को सीधी चुनौती देते हुए नवंबर 1958 में डॉक्टर लोहिया ने उर्वशीयम में अपने प्रथम अभियान की घोषणा की। उनके इस अभियान में उनके सबसे प्रमुख सहयोगी थे गोलाब बोरबोरा। गोलाब बोरबोरा जो युवावस्था से ही असम के प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन नेता रहे थे, बाद में वे असम के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी बने। लोहिया के प्रथम उर्वशीयम अभियान की सारी योजना और सारी व्यवस्था गोलाब बोरबोरा की ही थी। फिर आया 12 नवंबर 1958 का दिन। पूर्वोत्तर के प्रसिद्ध समाजवादी नेता श्री किरण बेजबरुआ ने असम के तत्कालीन राज्यपाल सैयद फैजल अली को टेलीग्राम भेजा कि डॉक्टर लोहिया को तिरप फ्रंटियर डिवीजन में जाने की अनुमति प्रदान करें। राज्यपाल का जवाब आया कि यदि आप शिलोंग आएं तो राज्यपाल आपसे मिलकर इस पर चर्चा करना चाहेंगे। डॉक्टर लोहिया ने श्री गोलाब बोरबोरा के माध्यम से राज्यपाल को जवाब भिजवाया कि डॉक्टर लोहिया यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उर्वशीयम में जाने से पहले राज्यपाल उनसे क्यों मिलना चाहते हैं। यदि राज्यपाल को डॉक्टर लोहिया के दौरे का अनुभव जानने में कोई दिलचस्पी हो तो राज्यपाल उनसे उर्वशीयम दौरे के बाद मिल सकते हैं। तय तारीख 19 नवंबर तक फिर राज्यपाल महोदय का कोई जवाब नहीं आया। 20 नवंबर 1958 को डॉक्टर लोहिया, श्री गोलाब बोरबोरा, सोशलिस्ट पार्टी के डिब्रूगढ़ शाखा के मंत्री और मार्गरीट के 2 अन्य साथी डिब्रूगढ़ से 58 मील दूर मार्गरीट गए और वहां से तिरप डिवीजन की ओर बढ़ने लगे। वे मार्गरीट से 56 मील दूर भारत और बर्मा की सीमा के पास पांचू के दर्रे तक जाना चाहते थे, लेकिन जयरामपुर से 26वें मील पर ही पहली पड़ताल चौकी के संतरियों ने उन्हें रोक दिया। इस पूरे सफर में जिला मुख्यालय की पुलिस और गुप्तचर विभाग के अफसर इनका पीछा करते रहे। लौटते हुए भी मार्गरीट के डिप्टी कमिश्नर ने डिगबोई तक डॉक्टर लोहिया की गाड़ी का पीछा किया। रास्ते भर में डॉक्टर लोहिया ने रुक रुक कर तिरप जयरामपुर क्षेत्र में बसाए गए नागा, अबोर, चिंगपो, नेपाली और असम के स्थानीय आदिवासियों से बातचीत की, जिन्होंने उन्हें अपनी दुख की गाथा सुनाई। 23 नवंबर को डॉक्टर लोहिया ने गुवाहाटी में घोषणा की कि शायद उम्र के चलते उनसे 2 गलतियां हुई। पहला कि उन्होंने उर्वशीयम में प्रवेश के लिए राज्यपाल से अनुमति मांग ली, और दूसरा कि प्रवेश में रुकावट डालने पर वे सरकार के सामने झुक गए। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी हुंकार भरी कि आज से ठीक 1 साल बाद वे 23 नवंबर 1959 को उर्वशीयम में दोबारा प्रवेश करेंगे। 22 जुलाई 1959 को हैदराबाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर लोहिया ने भारत सरकार और वेरियर एल्विन के सामने अपने पिछले प्रश्न तो दोहराए ही, साथ ही जो उन्होंने बातें रखी उन्हें सवालों के रूप में ऐसे भी रखा जा सकता है। मेरे पास ना तो आपकी तरह कोई महल है, न बाग है, न ही कोई पुरानी सामंतशाही और नौकरशाही वाला बाग मुझे उपलब्ध है, तो क्या मैं उर्वशीयम में घूमकर प्रकृति का आनंद भी नहीं ले सकता? आप मुझे वहां जाने से आखिर रोक क्यों रहे हैं? क्या मैं वहां जमीन खरीदने जा रहा हूं जो आप मुझे रोक रहे हैं? क्या मैं वहां जनता का शोषण करने जा रहा हूं जो आप मुझे रोक रहे हैं? क्या किसी भारत विरोधी कार्यवाही के लिए चीनियों, बर्मियों या रूसियों से मेरे मिलने की आशंका है जो आप मुझे रोक रहे हैं? क्या आप मेरी शारीरिक सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं? यदि आप मेरी शारीरिक सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपना काम देखें और दूसरों की जिंदगी में ऐसे मूर्खतापूर्ण हस्तक्षेप न करें। फिर आया 23 नवंबर 1959 का वह दिन जिसे लोहिया ने दोबारा उर्वशीयम में प्रवेश के लिए मुकर्रर किया हुआ था। 22 नवंबर की रात को ही लोहिया डिब्रूगढ़ के जयपुर कस्बे में पहुंच गए। अगली सुबह
अपने साथियों के साथ मिलकर वहां से 9 मील दूर वे उर्वशियम के देवमाली में प्रवेश कर गए। वहां नामसंग नदी के किनारे एक छोटी सी चौकी बनी थी और 2 संतरी वहां पहरा दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बिना अधिकारियों के आदेश के लोहिया आगे नहीं जा सकते। लोहिया ने कहा, मुझे अपने देश में स्वच्छंद भ्रमण करने का अधिकार है। নৈতিকতার স্খলন দেখিও, মানবতার পতন দেখিও, নির্লজ্জ অলস ভাবে ভুয়া কিয়। জ্ঞানবিহীন নিরক্ষৰৰ খাদ্যবিহীন নাগৰিকৰ নেতৃবিহীনতাক নিমাত কিয়। সহস্র বাৰিষাৰ উন্মাদনাৰ অভিজ্ঞতাৰে পঙ্গু মানৱক সবল সংগ্ৰামী আৰু অগ্ৰগামী কৰি নোতোলা কিয়। लोहिया को नदी के उस पार सुपरिंटेंडेंट का दफ्तर दिखाई दे गया और वे उसी ओर बढ़ने लगे। इधर जयपुर से ही असम पुलिस उनका पीछा कर रही थी और 2 मजिस्ट्रेट भी पहले से वहां पहुंच गए थे। जैसे ही लोहिया अड्डा सुपरिंटेंडेंट के दफ्तर पहुंचे, उन्हें बंगाल एंड ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 5 ऑफ 1873 की धारा 3 के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। आधे घंटे के भीतर ही उर्वशियम के 2 अफसर और अन्य लोग उन्हें उसी पड़ताल चौकी पर ले आए और प्रतीक्षा कर रहे एक मजिस्ट्रेट के हवाले कर दिया। देवमाली जाते हुए ही लोहिया ने नागा घाट की आम सभा में करीब 1000 लोगों को संबोधित करते हुए पहले ही कह दिया था कि मैं पूर्व में दिए गए अपने वचन को निभाने के लिए कानून तोड़कर उर्वशियम में प्रवेश करने आया हूँ। खराब सड़क और लंबी दूरी के बावजूद उनमें से कई लोग लोहिया के इस पराक्रम को देखने के लिए उस चौकी पर पहले ही इकट्ठा हो गए थे। बाद में डॉक्टर लोहिया को डिब्रूगढ़ जेल कंपाउंड के पास छोड़ दिया गया। इधर दिल्ली में संसद का सत्र चल रहा था और समाजवादी सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव लाने की कोशिश की, जिसे स्पीकर ने अस्वीकार कर दिया। प्रधानमंत्री नेहरू को सामने आकर स्पष्टीकरण देना पड़ा कि वे लोहिया के नेफा में प्रवेश के खिलाफ नहीं हैं, बस वे चाहते हैं कि कानूनों का पालन करते हुए और अनुमति पत्र लेकर ही डॉक्टर लोहिया नेफा में प्रवेश करें। लेकिन डॉक्टर लोहिया भी कहाँ हार मानने वाले थे। पहले तो सबको लगा कि इस बार लोहिया तेजपुर के रास्ते कामेंग डिवीजन में प्रवेश करेंगे, लेकिन फिर खबर आई कि 27 नवंबर को 3 बजे एक सहायक राजनीतिक अफसर ने उर्वशियम के लोहित डिवीजन में सुनपुरा चौकी में लोहिया को गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ गए असम में सोशलिस्ट पार्टी के संयुक्त मंत्री थोलक गोगोई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पहाड़ों की सर्द रात में जीप में बिठाकर 10 घंटे और 9 में 3 घंटे चलाने के बाद डिब्रूगढ़ में उन्हें छोड़ दिया गया। डॉक्टर लोहिया ने वापस गुवाहाटी आकर कई सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने गुवाहाटी के ऐतिहासिक कॉटन कॉलेज में भी छात्रों को संबोधित किया, जहां कभी बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य ने भी शिक्षा पाई थी। लेकिन सबसे जोरदार सभा थी चर्च मैदान की। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य और इसमें डॉक्टर लोहिया के लिए एक जबरदस्त स्वागत भाषण दिया था गुलाब बोरबोरा ने। इस सभा में भारत सरकार को चेताते हुए डॉक्टर लोहिया ने कहा था, मुझे कहना ही चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार सचेत नहीं हो रही है और उसके अफसर और सैनिक चीनी फौजों को आगे बढ़ने से रोकने के बजाय मेरे जैसे एक निस्सहाय शस्त्रविहीन व्यक्ति जिसका कोई महत्व नहीं है उसके सामने अपनी क्षमता जतलाती है। अगर सरकार उर्वशियम को अलग थलग करने की नीति में आमूल परिवर्तन नहीं करती तो इस तरह अलग थलग रखा हुआ उर्वशियम तिब्बत के रास्ते जाएगा। मुझे मालूम हुआ है कि 1952-53 में सीमा के लगभग 80 मील अंदर क्रॉनली तक चीनी आ गए थे। माओ से तुंग की तस्वीर और तमगे भी पहाड़ी लोगों में बांटे गए हैं। डॉक्टर लोहिया की दूरदर्शी आंखें चीन की ओर से वह खतरा स्पष्ट देख रही थीं, जिसे भारत सरकार, उनके सलाहकार और उनके अफसर देख ही नहीं पा रहे थे। लोहिया की चेतावनी के 3 साल के भीतर ही चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और सबसे पहले उर्वशियम का तवांग भी उसने रौंदा और जीता। लोहिया की भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। उर्वशियम में लोहिया का तीसरा अभियान भी हुआ। युद्ध के बाद भारत सरकार को अपनी भूलों का एहसास हुआ। उसने डॉक्टर लोहिया को उर्वशियम में खुलकर यात्रा करने की न केवल अनुमति दी बल्कि उसके लिए
वाहन आदि की भी सारी व्यवस्था कर दी। लोहिया उर्वशियम के हर हिस्से में गए। श्री गोलाब बोरबोरा, प्रोफेसर अजीत कुमार शर्मा, श्री किरण बेज बरुआ, प्रसिद्ध लोक गायक श्री भूपेन हजारिका और श्री हेम बरुआ, श्री रमणी बर्मन एवं श्री रखाल दास गुप्ता जैसे समर्पित समाजवादियों का भी उन्हें भरपूर सहयोग मिला। डॉक्टर लोहिया गांव-गांव में जाकर उर्वशियम के साधारण लोगों से मिले और उनके जीवन को नजदीक से देखा। वहां से जो उन्होंने पत्रों में यात्रा वृत्तांत लिखा है वो इतना यथार्थपरक, काव्यात्मक और लालित्यपूर्ण है कि वह आधुनिक भारतीय साहित्य के लिए भी एक धरोहर ही है। डॉक्टर लोहिया ने एक बार कहा था कि लोग मेरी बात सुनेंगे जरूर, पर मेरे मरने के बाद। लेकिन दलगत राजनीति ऐसी संकीर्ण होती है कि लोहिया जैसे सत्पुरुष की भावनाओं की कद्र उनके जाने के बाद भी नहीं कर सकी। तभी तो 1972 में जब नेफा का नए सिरे से नामकरण किया जा रहा था, तब यदि तत्कालीन सरकार चाहती तो लोहिया को श्रद्धांजलि रूप में भी इसका नाम उर्वशियम रख सकती थी। लेकिन लोहिया जी की स्मृति और योगदानों की जगह उन्होंने 2 अफसरों की सिफारिश को ज्यादा तरजीह दी। तो भी डॉक्टर लोहिया हम सब के हृदय में हैं और उर्वशियम के प्राकृतिक सौंदर्य में भी सदा विराजमान हैं और सदा विराजमान रहेंगे। ओ विदेशी बंधु दूर भोगिया আজি কিয়ন বন্ধু অকল করিয়া প্রতিধ্বনি শুন কান্দন ও বিদেশী বন্ধু দূর ভুগিয়া আজি কিয়ন বন্ধু অকল করিয়া প্রেমর সাগরে জাহাজ মিলি নেপালি কোনো বন্ধ সৰু স্বপ্নয়াতে বন্দী হলি হেৰুৱালি তোৰ লংগ ও বিদেশী বন্ধু দূৰ ভোগিয়া আজি কিয়নো বন্ধু অকল করিয়া